नमस्कार। आखिर ये उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? लोकसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। तो होना ये चाहिए था कि उस प्रदर्शन से सबक लेते हुए पार्टी अपने भीतर एकजुटता के भाव को और मजबूत करे, भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करे, एक प्रभावी कार्य योजना बने, उस पर चिंतन हो, मंथन हो और गांव से लेकर लखनऊ तक पार्टी को पुनर्जागृत किया जाए। लेकिन हो इसके ठीक उल्टा रहा है। जिलों में जितने अभिनंदन समारोह हो रहे, बंधन समारोह हो रहे, उनमें धतेरेकी हो रही, प्रायोजित किस्म के स्वर माइक पर गुंजाए जा रहे हैं। एक ही तरह के लोग अलग अलग जिलों में अपनी ही पार्टी की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि ये अलग बात है कि जो सवाल उठा रहे हैं उनकी हैसियत इस चुनाव में इतनी भी नहीं रही कि वो अपना बूथ भी जितवा पाते, और बड़े नेता हैं तो अपना विधानसभा क्षेत्र तक नहीं जितवा पाए भाजपा को लोकसभा में, लेकिन वो भी ज्ञान दे रहे हैं और अद्भुत अद्भुत किस्म का ज्ञान दे रहे हैं। और जिलों से होती हुई बात जब लखनऊ आती है तो फिर लखनऊ तो लखनऊ है। वहां तो नाना प्रकार के गुट और नाना प्रकार की गुटबाजियां। सबको लग रहा है कि शायद इस धपसट में कुछ अपना भी बन जाए। बनेगा नहीं बनेगा ईश्वर जाने, लेकिन लग तो रहा है। कल दो बड़ी घटनाएं घटी जिनसे राजनीतिक तापक्रम बढ़ गया। देखिए, सियासत भी शेयर बाजार जैसी है। उस घटना का कोई परिणाम निकले नहीं निकले, लेकिन घटना घटेगी, छींक आएगी तो शेयर बाजार ऊपर नीचे होगा। वैसे ही सियासत है। कल उत्तर प्रदेश के दो नेता दिल्ली आए और जगत प्रकाश नड्डा से मिले, भाजपा के अध्यक्ष से। एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। पहले मौर्य मिले, 1 घंटे के करीब नड्डा के साथ रहे और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी मिले। भूपेंद्र चौधरी यूं तो कल मुरादाबाद में एक पारिवारिक समारोह में जा रहे थे, फिर अचानक से उनके मन में कुछ ऐसी इच्छा जागृत हुई कि जाके प्रदेश नेतृत्व को प्रणाम करे आए, जाके राष्ट्रीय नेतृत्व को प्रणाम कराएं। तो वो भी दिल्ली चले आए और नड्डा जी से मिल लिए। अब ये इच्छा अचानक से क्यों जागृत हुई, तलब किए गए या अपनी इच्छा से गुलदस्ता देने आए? क्योंकि देखिए, जब भी व्यक्ति, राज्य का व्यक्ति दिल्ली आकर मिलता है राष्ट्रीय नेतृत्व से, तो 2 स्थितियां होती हैं, तीसरी कोई स्थिति नहीं। या तो आप तलब किए गए कि आइए सफाई दीजिए, या आप अपनी इच्छा से आए समय लेकर कि साहब हम आना चाहते हैं, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं, गुलदस्ता देना चाहते हैं, नमस्ते करना चाहते हैं, आदि आदि इत्यादि। तो समय मिल जाता है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। 2 ही तरह की स्थितियां होती हैं। तो क्या तलब किए गए या बुलाए गए, ये प्रश्न अब दिल्ली से लखनऊ तक झूल रहा है। इसी ही अफरा तफरी के बीच में एक चर्चा और चल रही है कि भूपेंद्र चौधरी को अवकाश दिया जाए, यानी प्रदेश अध्यक्ष पद से उनको मुक्त किया जाए और उनकी जगह राज्य के एक उप मुख्यमंत्री को संगठन में ले आया जाए प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। ये भी चर्चा चल रही है। होगा नहीं होगा, ये अंततः निर्णय मोदी जी के स्तर पर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नागालैंड, पांडुचेरी और मिजोरम नहीं है, बड़ा प्रदेश है और 27 में वहां चुनाव भी है। एक चर्चा है कि राज्य के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को सरकार से हटाकर संगठन में ले आया जाए।
ताकि संगठन भी जागृत रहे, सरकार जागृत है। तो जब दोनों पक्ष जागृत हो जाएंगे तो पार्टी के लिए 27 की चुनौती में आसानी होगी। और एक लड़ाई नैरेटिव की भी चल रही है भाजपा के अंदर। एक पक्ष है, हालांकि उसमें संख्या बहुत सीमित है उस पक्ष में, और बहुत बड़े कद के लोग नहीं हैं, एक दो को छोड़कर, कि भाई सरकार, राज्य सरकार के कारण भाजपा को ये नुकसान उठाना पड़ा। तमाम तर्क देता है, जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेगी, कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता की नहीं सुनेगी, अधिकारियों की मनमर्जी रही, आदि आदि। और एक दूसरा पक्ष भी है जिसमें मेजॉरिटी उधर है, दूसरे पक्ष में, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। उसका नैरेटिव है कि जो लोग बड़े नेता हैं, तथाकथित बड़े नेता हैं, और वो अपना बूथ भी नहीं जिता पाए, उनको कौन ढोए और क्यों ढोए। और वो भी अब समीक्षा में बैठ रहे हैं पूरे ठसक के साथ, और चर्चा कर रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान कम था। तो दूसरा पक्ष सवाल उठा रहा है कि सारा बात मान ली, लेकिन आप अपना बूथ कैसे हार गए, आप अपनी विधानसभा कैसे हार गए, वहां तो आप थे ना, बड़ी मूर्ति थे। फिर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि बनारस में किन लोगों के हाथ में प्रबंधन था, और जिन लोगों के हाथ में प्रबंधन था उन्होंने कैसा प्रबंधन किया कि ये स्थिति बनी। क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? वो लोग भी हाजिर होने चाहिए। इतना बड़ा प्रबंधन और ये परिणाम। वही दूसरे पक्ष का एक तर्क ये भी है कि प्रत्याशियों के चयन में जिन जिन लोगों की भूमिकाएं थी निर्णायक, उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है क्या परिणाम पर? क्योंकि टीम सिलेक्शन जो लोग करते हैं, जीत और हार की जिम्मेदारी में उनकी भी भागीदारी होती है और होनी चाहिए। तीसरा तर्क आ रहा है कि क्या बार बार ये मान लेना कि जिसकी ओर इशारा खुद मुख्यमंत्री ने किया कि अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस, कि हम तो जीत ही जाएंगे। मोदी जी का फोटो, योगी जी का फोटो, अब तो अरे नहीं आ पार, हम बाकी कुछ करें ना करें इससे कोई मतलब नहीं। और एक तर्क ये भी है कि सांसदों ने जनता के साथ उनके सुख दुख में कितनी भागीदारी की, क्या इसकी पैमाइश नहीं होनी चाहिए? जो हारे हैं उनकी भी और जो जीते हैं उनकी भी, ये तो पैमाइश हो जाएगी जनता के साथ उसके दुख सुख में ये सांसद कितना खड़े रहे। भाई वोट तो आप तभी ना चाहेंगे जब सांसद अपने मतदाता समूह के साथ खड़ा रहा होगा 5 वर्ष, दुख में सुख में, आपदा में विपदा में। ये दो नैरेटिव्स की लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई लखनऊ से दिल्ली तक पसरी हुई है। और ये उत्तर प्रदेश में कोई नई बात नहीं। 2017 मार्च से जब से योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, तब से लेकर आज तक मुझे लगता है हर 6 महीने में ऐसा एक कालखंड आता है 10, 15, 20 दिनों का, जब नाना प्रकार की खबरें उड़ाई जाती हैं और नाना प्रकार के नैरेटिव बाजार में खड़े किए जाते हैं। हर 6 महीने पर ऐसा एक 10-15 दिन का कालखंड आता है जिसमें ये होता है कि नहीं, अब उत्तर प्रदेश में हो गया बदलाव, संकेत मिल गए, फला के आने से संकेत मिल गए, फला के जाने से संकेत मिल गए, अब फला ही चलाएंगे उत्तर प्रदेश और फला को मिली हरी झंडी, आदि आदि इस तरह के मैसेज होते हैं। इनसे बाकी कोई लाभ हानि नहीं, लेकिन व्यक्तियों को लाभ हानि है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस हर 6 महीने के इंटरवल पर होने वाले इस अर्धवार्षिक शिगुफा कार्यक्रम से
भारतीय जनता पार्टी का संगठन के स्तर पर, एक पार्टी के स्तर पर सर्वाधिक नुकसान होता है। लोकसभा चुनाव के बीच में भी ये अटकलें जब चलाई गई थी कि योगी आदित्यनाथ को बदल दिया जाएगा, फिर केजरीवाल तो बहुत बाद में उसमें कूदे, और फिर जिस तरह से उसका खंडन नहीं किया गया, फिर जब चुनाव की आखिरी दौर का मतदान था 1 जून को, जाके शाम को खंडन किया गया जब पूरी रामायण खत्म हो गई। तो इस तरह के शिगुफों से पार्टी का जरूर नुकसान हो जाता है। व्यक्तियों का होता है नहीं होता है, इसका नपना मेरे पास नहीं, लेकिन पार्टी का नुकसान हो जाता है। आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता से बात करिए तो वो कहेगा इस तरह की अफवाहें पार्टी का नुकसान करती हैं, जनता की नजर में पार्टी की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। अब आप आजकल जिससे भी बात करिए वो यही पूछता है कि भैया ये चल क्या रहा है। इसी पर नजर रखिए कि यूपी में चल क्या रहा है। धन्यवाद।